हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द OSR कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग, जो कि है क्लास 10th CBSE स्टूडेंट्स के लिए। पावर शेयरिंग आप लोग सभी जानते हो कि एक टाइम पे हर कंट्री में जो रूल होता था वो मोनार्क रूल था। अब आप बोलोगे मोनार्क क्या होता है, मोनार्क रूल क्या होता है। मोनार्क रूल यानी राजा का शासन। और राजा का शासन कैसा होता था, कभी कुछ शासन अच्छा होता था, कुछ शासन बुरा होता था, और कुछ मोनार्क रूल तो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाता था। डिक्टेटरशिप मतलब जो 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, हिटलर के बारे में। कैसा रूल था वो, बहुत ही कट्टर रूल था। अब आप कैसे बहुत मेहनत से, बहुत ही एक प्रॉपर सिस्टम के तरीके से आप मोनार्क सिस्टम से, आप डिक्टेटरशिप से एक डेमोक्रेसी में शिफ्ट हुए। अच्छा, डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आज के टाइम पे कोई भी राजा जो शासन करेगा, अब तो कोई राजा शासन नहीं करेगा, अब क्या होगा, गवर्नमेंट रूल करेगी। और गवर्नमेंट रूल नहीं करती, गवर्नमेंट गवर्न करती है। अब गवर्नमेंट जो भी, किसी भी गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया जाता है तो जो सिटीज़न है देश के, वही लोग तो उनको सिलेक्ट करते हैं। इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। अब अगर डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का लीडर है, कोई रिप्रेजेंटेटिव है, पूरी की पूरी पावर अगर आपने एक ही इंसान के हाथ में दे दी, तो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में फ़र्क क्या रह जाएगा? डेमोक्रेसी के अंदर भी अगर आपने किसी एक लीडर के हाथ में पूरी पावर दे दी, तो हो सकता है जो मनमानी, जो बेकार शासन डिक्टेटरशिप पे होता था, जो बेकार शासन मोनार्क रूल में हो सकता है वो डेमोक्रेसी में भी हो। और इससे क्या होगा, डेमोक्रेसी किस रास्ते में पहुंच जाएगी? डेमोक्रेसी फेलियर तक पहुंच जाएगी, यानी डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी अपनी फंक्शनिंग में, अपनी परफॉर्मेंस में। उसी हिसाब से डेमोक्रेसी को सक्सेस करने के लिए अपने देश ने, और लगभग हर देश जहाँ पे डेमोक्रेसी अपनाई गई है, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अपनाया गया है जिसको बोलते हैं पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर पावर किसी भी एक हाथ में नहीं होना चाहिए, किसी एक हाथ में पावर नहीं होना चाहिए, ताकि डेमोक्रेसी एक डिफरेंस रख सके डिक्टेटरशिप से और मोनार्की सिस्टम से। ठीक है, जैसे मैंने मीनिंग लिखी है, इसमें डेफिनेशन है, इन डेमोक्रेसी द पावर शुड नॉट रिमेन इन वन हैंड सो दैट डेमोक्रेसी कुड मेक डिफरेंस फ्रॉम मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप्स। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोट्स लिखे हुए हैं, मीनिंग लिखा हुआ है, डेफिनेशंस लिखी हुई है, सब कुछ डिटेल एक्सप्लेन्ड है। आप चाहो तो वीडियो से इसको 2 मिनट पॉज करके इसके आप नोट्स भी बना सकते हो अपने रजिस्टर में। कॉपी और पेन अपना के उसको आप अपने पास भी नोट कर सकते हो। तो पावर शेयरिंग को डिटेल में समझने के लिए इस NCERT के चैप्टर ने 2 पर्टिकुलर कंट्रीज़ की केस स्टडी को अपनाया है। एक कंट्री है बेल्जियम और एक कंट्री है श्रीलंका। आज आप सोच रहे होगे डेमोक्रेसी तो बहुत सारी कंट्रीज़ में, लगभग हर कंट्री में आज डेमोक्रेसी है, तो बेल्जियम और श्रीलंका का ही क्यों केस स्टडी उठाई है? बेल्जियम एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे डाइवर्स पॉपुलेशन है। अब डाइवर्स पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? डाइवर्स पॉपुलेशन, जैसे इंडिया भी एक डाइवर्स पॉपुलेशन है। डाइवर्स पॉपुलेशन का मतलब है जहाँ पे कोई एक रिलीजियन, एक कास्ट, एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग नहीं होते, मल्टीपल लैंग्वेज लोग बोलते हैं, मल्टीपल कास्ट के लोग होते हैं, और मल्टीपल रिलीजियन अपनाने वाले लोग होते हैं। और श्रीलंका भी ऐसा ही है। अब दोनों की केस स्टडी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बेल्जियम में एक अलग तरीके से पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अपनाया है, और श्रीलंका में एक अलग तरीके से पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अपनाया है। या अपन यूँ कहें, बेल्जियम ने पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अपनाया और श्रीलंका ने पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं अपनाया, पूरी की पूरी पावर एक ही के हाथ में दे दी। तो बेल्जियम के क्या रिज़ल्ट निकले और श्रीलंका के क्या रिज़ल्ट निकले, अपन को वो समझना है। ठीक है, तो पहले बेल्जियम आ जाते हैं। पहले बेल्जियम एक देश के बारे में समझते हैं, क्या है बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है जिसको अपने NCERT टेक्स्ट बुक में कंपेयर किया गया कि वो इंडिया की जो हरियाणा स्टेट है उससे भी छोटी है। ये एरिया वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। एरिया वाइज बेल्जियम, देखो इस पर लिखा हुआ है स्मॉलर देन हरियाणा स्टेट ऑफ इंडिया। बेल्जियम एक ऐसा देश है जो हरियाणा स्टेट से भी छोटा है अपने इंडिया में कंपेरिजन, मतलब अपनी हरियाणा स्टेट और वो पूरा देश बेल्जियम। दूसरा इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है बेल्जियम की नेबरिंग कंट्रीज़। बेल्जियम किस किस कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो बेल्जियम अपना 3 कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, एक नीदरलैंड, एक फ्रांस और एक जर्मनी। बेल्जियम की पॉपुलेशन 1 करोड़। चलो ठीक है, अपन ने ये बेसिक डिटेल तो समझ ली। बेल्जियम यूरोप कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है बेल्जियम, जिसकी
एक कंपैरिजन किया गया है हरियाणा स्टेट से, इंडिया के हरियाणा स्टेट से, कि वो हरियाणा एरिया वाइज हरियाणा स्टेट से भी छोटा है। दूसरा, बेल्जियम कंट्री किस किस कंट्रीज़ के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है? नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी। और बेल्जियम की पॉपुलेशन कितनी है? ओवर 1 करोड़। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपन, देखो इसकी हेडिंग लिखी हुई है एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। अब एथनिक कंपोजिशन होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए एथनिक कंपोजिशन होता क्या है। अगर मैं आपको बोलूँ, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे सराउंडिंग में 4 बंगाली फैमिली रहती है, 2 पंजाबी फैमिली रहती है, 3 गुजराती फैमिली रहती है। या अपन एक सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की गोकुलधाम सोसाइटी देखे होंगे आपने। एक सरदार फैमिली है, एक गुजराती फैमिली है, एक मद्रासी फैमिली है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या किया, एक सिंपल से एक कॉलोनी का या मेरे आसपास की जो सराउंडिंग का किस किस टाइप के कौन सी कास्ट के लोग रहते हैं, कौन सी रिलीजन के लोग रहते हैं, तो जब मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, तो इसी का मतलब होता है एथनिक कंपोजिशन। तो जैसे इस पर हेडिंग लिखी हुई है एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, इसका मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि बेल्जियम एक डाइवर्स पॉपुलेशन कंट्री है, यानी डाइवर्स मतलब अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। तो एथनिक कंपोजिशन यानी किस किस टाइप के लोग रहते हैं, कौन सी कास्ट है, कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। तो जब पूरा ये फॉर्मेशन मैं आपको समझाऊंगा तो इसको अपन एथनिक कंपोजिशन बोलते हैं। एथनिक कंपोजिशन मतलब क्या होता है कि मतलब किस कौन से कास्ट के लोग हैं, कौन से लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, इसी को अपन एथनिक कंपोजिशन बोलते हैं। तो अपन ने 2 कंट्रीज़ की केस स्टडी ली है यहाँ पे, एक श्रीलंका के लिए और एक बेल्जियम के लिए। तो स्टार्टिंग अपन किससे कर रहे हैं, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, यानी बेल्जियम कंट्री में कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं और कौन सी कास्ट के लोग रहते हैं। तो सबसे पहले बेल्जियम देखो आप, बेल्जियम अपने इंडिया में जैसे 29 स्टेट्स हैं, तो बेल्जियम में सिर्फ 2 स्टेट्स हैं, एक फ्लेमिश रीजन और एक वलोनिया रीजन। बेल्जियम की 2 स्टेट्स हैं, एक फ्लेमिश रीजन और एक वलोनिया रीजन। तो जस्ट आप नीचे देखो, फ्लेमिश रीजन में पूरे बेल्जियम में कितने लोग रहते हैं आप जानते हो? पूरे बेल्जियम में लोग रहते हैं 1 करोड़ के आसपास। पूरे बेल्जियम में 1 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। 1 करोड़ का यानी उसकी जितनी भी पॉपुलेशन है उसके 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। 1 करोड़ के और 1 करोड़ के आसपास या जितनी भी पॉपुलेशन है उसके 59% पॉपुलेशन कहाँ पे रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में। उसके अलावा अगर 59% यहाँ रहते हैं तो यानी 41% कहाँ पे रहते हैं? वलोनिया रीजन में। 2 रीजन है, एक फ्लेमिश रीजन और एक वलोनिया रीजन। तो 59% पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है? फ्लेमिश रीजन में। और 41% लोग कहाँ पे रहते हैं? वलोनिया रीजन में। फ्लेमिश रीजन और वलोनिया रीजन क्या हैं? 2 अलग अलग स्टेट्स हैं बेल्जियम के। अब पहले फ्लेमिश रीजन के बारे में समझते हैं। 59% पॉपुलेशन जो फ्लेमिश रीजन में रहती है, तो वहाँ पे जो लोग लैंग्वेज बोलते हैं वो डच स्पीकिंग लोग वहाँ पे पाए जाते हैं। मतलब वहाँ पे जो लोग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वो डच लैंग्वेज। वहीं पे बात करें वलोनिया रीजन में, तो वलोनिया रीजन में मैंने आपको क्या बताया, 41% लोग हैं वहाँ पे। जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है बेल्जियम की, 41% कहाँ पे रहते हैं? वलोनिया रीजन में रहते हैं। और 41% में से 40% लोग तो फ्रेंच बोलते हैं, बचे हुए 1% जर्मन बोलते हैं। देखो जर्मन लैंग्वेज मतलब जर्मनी आपने सुनी होगी, एक अलग ही कंट्री है, एक पूरा लैंग्वेज के हिसाब से एक अलग ही देश है। पर थोड़े बहुत जर्मन स्पीकिंग लोग आपको बेल्जियम में भी मिलेंगे। जो मैं आपको बताऊं, बेल्जियम की जो टोटल पॉपुलेशन है सिर्फ 1% लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं? जर्मन स्पीकिंग है। सिर्फ 1% लोग वहाँ पे क्या बोलेंगे? जर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। बाकी 40% फ्रेंच स्पीकिंग और बाकी 59% डच स्पीकिंग। तो फ्लेमिश रीजन में 59% पॉपुलेशन और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? वो डच। वलोनिया रीजन में 41%, जिसमें से 40% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच। और 1% लोग क्या बोलते हैं? जर्मन। ठीक है, समझ में आया? अब अपन आ जाते हैं, बेल्जियम हो गया। बेल्जियम के 2 स्टेट्स हैं, एक फ्लेमिश रीजन और एक वलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन अभी मैं इसका आपको पॉलिटिकल मैप नहीं दिखा पा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका एक पॉलिटिकल मैप दिखाऊंगा। फ्लेमिश रीजन में एक छोटा सा पार्ट है, अगर कंसीडर करो, अगर मैंने ये एक रीजन बनाए तो ये है फ्लेमिश रीजन। इस पर एक छोटा सा पार्ट है जिसको अपन बोलते हैं ब्रुसेल, ब्रुसेल एक सिटी है। फ्लेमिश रीजन में एक सिटी का नाम है ब्रुसेल, और उस ब्रुसेल सिटी को बेल्जियम की कैपिटल बोला जाता है।
उस ब्रुसेल सिटी को कैपिटल की उस ब्रुसेल सिटी को बेल्जियम का कैपिटल बोला जाता है। अब ब्रुसेल, जैसे हमने पूरे बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन पढ़ा, तो अपन पहले ब्रुसेल का भी एथनिक कंपोजिशन बोल देते हैं, क्योंकि जो ब्रुसेल का एथनिक कंपोजिशन है वो पूरे बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन से थोड़ा अलग है। जैसे अपन सपोज़ करो कि अपन अगर पूरे इंडिया का एथनिक कंपोजिशन बोल दें, अगर पूरे इंडिया का एथनिक कंपोजिशन की मैं बात करूँ तो एक पंजाब स्टेट है, वहाँ पे पंजाब लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। एक गुजरात स्टेट है, वहाँ पे गुजराती लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। सिमिलरली ऐसे 29 अलग अलग स्टेट्स हैं। 29 स्टेट्स कुछ स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे बनी है और कुछ स्टेट्स वहाँ के रिसोर्सेज के बेसिस पे बनी है कि वहाँ पे क्या प्रोडक्शन होता है, कौन सी फार्मिंग होती है, कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं, उस बेसिस पे कुछ स्टेट्स फॉर्म हुई है अपने इंडिया में। अब अगर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पे मैं आपको बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन अलग पढ़ा रहा हूँ और ब्रुसेल का एथनिक कंपोजिशन अलग पढ़ा रहा हूँ, ये सिमिलर एग्जाम्पल हो गया। जैसे अपन अगर पूरे इंडिया का एथनिक कंपोजिशन अलग पढ़ें और एक जो दिल्ली जो है अपने इंडिया की जो कैपिटल है उसका एथनिक कंपोजिशन अलग पढ़ें। इंडिया का एथनिक कंपोजिशन कैसा हो गया? पंजाब स्टेट, गुजरात स्टेट, पंजाबी गुजराती। और दिल्ली में जैसे अपन सुनते हैं कुछ यूपी से आए हुए लोग हैं, कुछ महाराष्ट्र से आए हुए लोग हैं, कुछ, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? एथनिक कंपोजिशन बोलते हैं। तो जैसे अपन ने पूरे बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन पढ़ा, वैसे अपन को ब्रुसेल का भी एथनिक कंपोजिशन पढ़ना पड़ेगा। पहले देखो शीट में, इस पर नोट्स पर लिखा हुआ क्या है ब्रुसेल के बारे में। पार्ट ऑफ अ फ्लेमिश रीजन, मैंने यहाँ पे आपको मैप बना के बताया कि ब्रुसेल बेल्जियम में जो फ्लेमिश रीजन है उसमें एक छोटा सा पार्ट है ब्रुसेल, वही क्या है? कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम की। देखो यहाँ पे लिखा भी है। अब ब्रुसेल में है क्या? 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। मैंने आपको पूरे बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको क्या बोला? जो डच स्पीकिंग है वो 59% पॉपुलेशन है और जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो कितने? 40%। तो मेजोरिटी कौन हो गया? मेजोरिटी मेरे हिसाब से डच स्पीकिंग हो गए। पूरे बेल्जियम में जो मेजोरिटी है वो किसकी हो गई? डच स्पीकिंग पीपल की हो गई। ब्रुसेल की बात करते हैं। ब्रुसेल में 80% फ्रेंच है और 20% डच है। तो अगर सिर्फ कैपिटल सिटी की बात करूँ तो कैपिटल सिटी में उल्टा हो रहा है। कैसे उल्टा हो रहा है? पूरे बेल्जियम में जो मेजोरिटी है वो डच स्पीकिंग वालों की है और जो माइनॉरिटी है वो फ्रेंच स्पीकिंग वालों की है। डच स्पीकिंग क्या हो गई? मेजोरिटी हो गई। और जो फ्रेंच स्पीकिंग हो गई वो क्या हो गई? माइनॉरिटी हो गई। बट अगर मैं ब्रुसेल की बात करूं तो ब्रुसेल में 80% फ्रेंच स्पीकिंग है, यानी ये क्या हो गए? मेजोरिटी हो गए। देखो फ्रेंच स्पीकिंग की देखा जाए तो पूरे बेल्जियम में ये माइनॉरिटी है, बट ब्रुसेल में ये क्या है? मेजोरिटी है। मतलब पूरे कंट्री में ये माइनॉरिटी है, बट एक जो छोटा सा पार्ट है जो ब्रुसेल जो कैपिटल है वहाँ पे ये क्या है? मेजोरिटी है। और वहीं पे डच स्पीकिंग की बात करूँ तो डच स्पीकिंग क्या है? डच स्पीकिंग है मेजोरिटी पूरे बेल्जियम में, बट जब ब्रुसेल पे अगर अपन आते हैं तो ब्रुसेल पे ये क्या है? माइनॉरिटी है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट शीट पे। अब एक टॉपिक है यहाँ पे, रीज़न फॉर कन्फ्लिक्ट इन बेल्जियम, कि ऐसी क्या सिचुएशन है कि बेल्जियम में एथनिक कंपोजिशन तो समझ गया, वो तो इंडिया में भी है, बट बेल्जियम में ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन है। कन्फ्लिक्ट यानी आपस में मतभेद होना, आपस में लड़ाई होना, सिविल स्ट्राइफ पे उतर आना या डिस्कशन होना, डिबेट होना। तो अपन इस बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बेल्जियम में सिर्फ दो लैंग्वेज के बेसिस पे क्या कन्फ्लिक्ट के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो पहला अपन देखते हैं, पहला पॉइंट लिखा हुआ है माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग। देखो मैं ब्रुसेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेल्जियम की बात कर रहा हूँ। बेल्जियम में जो फ्रेंच स्पीकिंग है माइनॉरिटी है। अगर ब्रुसेल की बात करूँ तो फ्रेंच स्पीकिंग मेजोरिटी है, बट मैं सिर्फ बेल्जियम की बात कर रहा हूँ। तो पूरे बेल्जियम में जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो माइनॉरिटी है। अब ये माइनॉरिटी होने के बावजूद रिच और पावरफुल हैं। बेल्जियम में जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो सिर्फ 40% लोग हैं और ये 40% माइनॉरिटी बेल्जियम में रिच और पावरफुल है। अच्छा, इनके रिच और पावरफुल होने से डच को क्या दिक्कत होती है? डच स्पीकिंग लोगों को ये दिक्कत आती है कि बेल्जियम में जितना भी अभी तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है और जितना भी एजुकेशन फील्ड में उन लोगों ने डेवलपमेंट किया है उसका फ़ायदा डच स्पीकिंग वाले नहीं उठा पाते हैं। जो डच स्पीकिंग लोग हैं उनका ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा होता है ना एजुकेशन डेवलपमेंट का फ़ायदा होता है,
क्योंकि क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, 9th क्लास में पढ़ाया था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के आने से, और कह सकते हैं क्योंकि माइनॉरिटी जो फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी है रिच और पावरफुल है, तो जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का बेनिफिट होगा, या अपन कह सकते हैं एजुकेशन फील्ड में जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ होगी वो किसको मिल रही थी, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को मिल रही थी, और डच स्पीकिंग इसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, डच स्पीकिंग लोगों में रिजेंटमेंट हो रहा था। रिजेंटमेंट यानी अपोज वाली फीलिंग कि सारे के सारे बेनिफिट आप उठाओगे, हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो हम तो और पीछे होते चले जाएंगे। जिसकी वजह से क्या होता है, जो दो कम्युनिटीज़ हैं, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी, दोनों में कन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ते जा रहे थे। अब ब्रुसेल में, अच्छा ये तो बेल्जियम में हो गई कि भाई बेल्जियम में कन्फ्लिक्ट के चांसेस क्यों हैं। अब अपन बात करते हैं कि ब्रुसेल में प्रॉब्लम क्यों है। ब्रुसेल क्या था, बेल्जियम जो एक कंट्री है उसका फ्लेमिश रीजन में एक छोटा सा पार्ट है जो कि कैपिटल है ब्रुसेल सिटी। उसमें क्या दिक्कत है, उसमें दिक्कत ये है कि डच स्पीकिंग जो मेजोरिटी है, जो पूरे होल कंट्री बेल्जियम में जो डच स्पीकिंग मेजोरिटी है वो ब्रुसेल सिटी में माइनॉरिटी है। अब कन्फ्लिक्ट के चांसेस होंगे बेल्जियम में। अगर बेल्जियम में कन्फ्लिक्ट के चांसेस होते हैं, जिससे अगर डच स्पीकिंग लोग कुछ भी स्टेप लेते हैं फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के अगेंस्ट, तो फ्रेंच स्पीकिंग ब्रुसेल में वही स्टेप लेंगे डच स्पीकिंग लोगों के लिए। मतलब कहीं ना कहीं ब्रुसेल जैसी सिटी में डच स्पीकिंग लोगों के लिए क्या होता था, सिर्फ 20% डच स्पीकिंग, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको श्रीलंका के बारे में भी पूरी बताऊंगा, वहाँ की सिचुएशन भी पूरी बताऊंगा, और इसके आगे मुझे आप लोगों को डिटेल में ये बताना है कि बेल्जियम ने किस तरीके से पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अपनाया और श्रीलंका ने किस तरीके से पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अपनाया, और बेल्जियम का पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अपनाने से उसका क्या रिजल्ट निकला, उसकी डेमोक्रेसी ने कैसा फंक्शन किया, और श्रीलंका ने जब पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अपनाया तो उसकी डेमोक्रेसी ने कैसा फंक्शन किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।